सुनील सर, ये बहुत कुछ बदल गया लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत करी, और इस बीच खासतौर पिछले 3-4 दिनों की कहानी तो अलग ही निकल के आ गई एकदम से। ये सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स, ये हाँ। हम कभी सुना भी नहीं था। ऐसा कोई बैंक भी है यूएस में। उसके कोलैप्स से हम यहाँ पे पतले क्यों होते चले जा रहे हैं? आपने एसेस करने की कोशिश करी इस एसवीबी का दरअसल कोई इंडिया इम्पैक्ट है या नहीं है? देखिए, एक इकोनॉमी और एक फाइनेंशियल मार्केट के तौर पर जीरो इम्पैक्ट है। हाँ। ओके। मगर स्टॉक मार्केट की हालत वही नहीं हो सकती। क्यों, मैं बता रहा हूं ना। हाँ। ये सिलिकॉन वैली बैंक, देखिए, हर साल यूएस में 500 से 600 बैंक कोलैप्स होते हैं। 500 से 600, क्योंकि ये सब मिड साइज छोटी छोटी बैंकें बहुत है उधर। और वहां पे कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड ऐसी बैंक्स नहीं होती है ना। तो ये कोलैप्स एक नॉर्मल पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म है। अब इसका जो इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है वो क्यों, उसको समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि हर बैंक लिक्विडिटी के तौर पर, इंडिया में भी आपको एसएलआर की बात आपने सुना होगा कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कोई भी बैंक करीबन 9 दफा अपने जो डिपॉजिट का बेस है उसके 8 या 9 टाइम्स मार्केट में बोरोइंग कर सकती है अपने नेटवर्थ के ऊपर। राइट। ये सोचिए कि उन्होंने 70% क्रेडिट डिपॉजिट रखा, तो उसके टोटल बैलेंस शीट साइज में 70% लोन में दे दिया। बाकी का जो 30% होता है इंडिया में ना, उसमें 21% आपको एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में जाता है और 4% वो सीआरआर में जाता है। बाकी अब जनरली इंडियन बैंक्स में थोड़ा और ज्यादा वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी के तौर पर रखते हैं, तो 29-30% रखते हैं, इसलिए 70% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आता है। अब यूएस में ऐसा रेगुलेशन नहीं है। अब उधर क्या हुआ, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक देखो क्या हुआ है कि उन्होंने, क्योंकि वो एक फोकस्ड एरिया पे ही लेंडिंग करती है, जैसे स्टार्टअप्स, वहां पे उनको एक स्टार्टअप का रिसेंट जो प्रॉब्लम चल रहा था उसके कारण वो स्टार्टअप्स को उतना लेंडिंग नहीं करना चाहती थी। तो अगर पैसा इकट्ठा किया उन्होंने, यही जो स्टार्टअप्स जो उनसे बोरो करते हैं, इसी तरह के स्टार्टअप जिनको बोरोइंग की जरूरत नहीं है, वो डिपॉजिट के तौर पर सिलिकॉन वैली बैंक को उन्होंने पैसा दे दिया है। तो केवल ढेर सारा डिपॉजिट पड़ा था, लेंडिंग के लिए उतना मौका नहीं है क्योंकि माहौल ठीक नहीं था। तो उन्होंने जाके क्या सोचा था कि सेफ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसमें अपना पैसे को पार्क कर लिया था। अब इश्यू क्या होती है कि दो चीज, अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पार्क करते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक होता है अवेलेबल फॉर सेल, एक तो होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी। अगर आप किसी चीज को कहते हैं कि मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाला हूं, तो उसको मार्क टू मार्केट करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो अगर रखते हैं तो उसको नहीं मार्क में, तो उसको बेच नहीं सकते क्योंकि अब मेच्योरिटी तक उसको रखना है। बाकी का जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अवेलेबल फॉर सेल, यानी कभी भी मैं बेच सकता हूं, तो एक ट्रेडिंग की तरह होता है, तो उसको रोज मार्क टू मार्केट करने की जरूरत होती है। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने ज्यादातर अवेलेबल फॉर सेल में रखा, क्योंकि उनको अगर फ्रेश लेंडिंग की जरूरत पड़े तो इजीली, आसानी से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लिक्विडेट करके वो उस लेंडिंग को शुरू कर सकते हैं वापस। ऐसी हालत में इसी टाइम फ्रेम पिछले साल 1.5 साल में फेड ने इंटरेस्ट रेट को जबरदस्त बढ़ा दिया ना, करीबन 4-5% बढ़ा दिया। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 30 साल वाले बॉन्ड में क्या होता है कि उनकी दाम गिरती है, क्योंकि जब रेट्स बढ़ती है बॉन्ड का दाम गिरता है। तो उनके अवेलेबल फॉर सेल पोर्टफोलियो में भयंकर मार्क टू मार्केट लॉसेस चढ़ रहे थे। राइट। तो क्या हुआ फिर, उनको किसी एक डिपॉजिटर ने थोड़ा पैसा निकाला, तो उनको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉस पे बेचना पड़ा। एक होती है बुक वैल्यू जो लॉस पे दिखता है, दूसरा होता है एक्चुअल कैश लॉस सफर करना। तो इनका करीबन $2 बिलियन उन्होंने कैश लॉस उठाया। वो खबर जब फैली तो बाकी डिपॉजिटर्स थोड़ा डर गए, तो पैसा निकालने के लिए उन्होंने रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाला डिपॉजिट से। तो नेचुरली ये होता है रन ऑन द बैंक। तो जैसे आपने समझा, ये बहुत एक शार्प राइज इन यूएस इंटरेस्ट रेट्स और एक तरह का रिस्क से मिसमैनेजमेंट, क्योंकि पैसा उनको शॉर्ट टर्म में रखना था, लॉन्ग टर्म ट्रेजरी में नहीं डालना था। अगर उनको वापस जरूरत है तो शॉर्ट टर्म 90 डे पेपर ऐसे में जाके रोल ओवर करना बेहतर चीज होता। रिस्क मैनेजमेंट का फेलियर था सिलिकॉन वैली बैंक का, और उसके कारण कोई भी बैंक इस दुनिया में
अगर सभी डिपॉजिटर्स पैसा मांगे तो वो पैसा नहीं दे सकती है ना, क्योंकि लेंड किया हुआ पैसा 3 साल 5 साल 10 साल तक वो लेंड करती है। वो बोरोज थोड़ी जब आप पूछेंगे पैसा वापस कर सकते हैं। तो ये जो रन होगा हुआ उसके लिए फेड ने आके और गवर्नमेंट ने किया कि सभी डिपॉजिटर्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, मगर शेयर मार्केट वाले को नहीं प्रोटेक्ट कर। अब इंडिया की हालत क्यों ये इंडिया में आई, क्योंकि इंडिया में अप टू 30% एसएलआर में रखते हैं, कुछ एचटीएम होता है, कुछ अवेलेबल फॉर सेल होता है। अगर ऐसी स्थिति इंडिया में आ गई, यहां पे भी आपको इंटरेस्ट रेट जबरदस्त बढ़े हैं, क्या इंडियन बैंक्स का रिस्क मैनेजमेंट में वो इस जो लिक्विडिटी को रखते हैं वो शॉर्ट टर्म अवेलेबल फॉर सेल इन लॉन्ग टर्म, हेल्ड टू मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म, उसको सही तरह से करें या नहीं करिया है, ये किसी ने स्टडी नहीं किया जनरली। तो एक इनिशियल पैनिक रिएक्शन के कारण सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स के ऊपर ये दबाव आ गया था। बस वही बात है। पर मेरे ख्याल में क्योंकि वी आर मच बेटर रिस्क मैनेजमेंट, आरबीआई की जो एसएलआर की रिक्वायरमेंट जो मॉनिटर करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स है कितना एचटीएम में डालें, कितना एएफएस यानी अवेलेबल फॉर सेल में डालें, तो मेरे ख्याल में इंडियन बैंक में रियली कोई रिस्क नहीं है इसका कि ये रेट हाइक के कारण सडनली उनको नुकसान आए। और ज्यादातर यहाँ पे बैंक को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हाजिर है। कभी भी देखिए कुछ ऐसी खबर आती है तो गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली स्टेप इन करती है। तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन हुआ है वो जस्टिफाइड नहीं है, मगर ओवरऑल एक पैनिक सिचुएशन, एफआईआईस ढेर सारे होते हैं, हर एक किसी को इसकी समझ नहीं होती है, तो बेटर सेफ देन सॉरी करके वो थोड़ा बेच डालते हैं ताकि इस पोटेंशियल एक सिचुएशन से वो दूर रहे। बस वही बात है। वैसे तो लॉन्ग टर्म इसका कोई इंपैक्ट तो नहीं दिख रहा हमारे है। में कोई इंपैक्ट नहीं, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स हो, बारिंग इक्विटीज जो सेंटिमेंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा चाल चलती हैं अपनी, उसके बियॉन्ड कोई असर नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत इसीलिए है कि 17,100 के नीचे कल के लोज को वायलेट करके अब भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए ऑलमोस्ट अब तो आधे % के आसपास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1/3% से ज्यादा की कमजोरी, निफ्टी बैंक आधे % का दबाव दिखाता हुआ ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है। मिड कैप्स 3/4% कमजोर, ये बेसिकली 2:5 का रेशो कह लीजिए। और देखिए कैसे चाल बदल रही है, कैसे ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली हावी होना शुरू हुई है। 2 बढ़ रहे हैं तो 5 स्टॉक्स इस समय आप कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर देता हूं। अदानी एंटरप्राइजेस 7% दबाव, हमने शुरुआत में दिखाया था पूरा अदानी पैक कैसे दबाव में आ रहा है। अब एंटरप्राइजेस देखिए, एसबीआई हैवी वेट 1.25% की अब वापस कमजोरी, कल 3-3.5% गिरा था, आज देखिए किस तरह का वापस स्लाइड यहां पे देखने को मिल रहा है। आईटी पस्त है, आईटी इंडेक्स खुद ही 1.5% दबाव में है। और उसमें कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं। विप्रो स्क्रीन पे खींच के लाइए, एचसीएल टेक दिखाइए, उसके बाद लेकर आइए प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स कुछ, एसबीआई के अलावा, वो तो सरकारी मेंशन कर दिया था मैंने। इंडसइंड बैंक लग रहा था संभलने की कोशिश कर रहा है, ऊपरी तरफ से अब दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है इंडसइंड बैंक का। एक्सिस बैंक कल ब्यूटीफुल वो हमने सेल आइडिया पकड़ा था सुबह टॉप कॉल के तौर पे, और वो एक्सिस बैंक आज फिर दबाव बढ़ता हुआ 1% के आसपास की कमजोरी यहां पे देखने को मिल रही है। सुनील सर, ये इन सब के बीच में, एसवीबी के इश्यूज के बीच में, ऐसा लग रहा है क्या कि टेक्नोलॉजी के ट्रबल्स बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब इंतजार कर रहे थे कुछ क्लियर कट डेटा पॉइंट्स के का, कि वो अगर रिसेशन, साइंस ऑफ रिसेशन, दिक्कतें, स्टार्टअप्स, वो सब चर्चा में होता था। इसने थोड़ा सा उसको प्रोफाउंड कर दिया एसवीबी की क्राइसिस ने। तो टेक्नोलॉजी के ट्रबल्स क्या बढ़ने की तैयारी हो रही है? और इस समय सबसे बड़ा डिबेट मेरे जहन में, बैंक्स इस करेक्शन के बीच में जहां कोई इशू नहीं है वर्सेस आईटी जहां पे अब कुछ लग रहा है दिक्कतें। प्रिफर्ड, अगर मुझे किसी में ईटीएफ करना हो, सब कहते हैं ईटीएफ के थ्रू एक्यूमुलेट कर लो बाजार को, किसका शुरू करूं, बैंक का कि आईटी का? मैं कहूंगा बैंक का, क्योंकि एक बैंक इंटरनेशनल एक्सपोजर से इंसुलेटेड है। जैसे यूएस की रिसेशन हो या ना हो, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की लेंडिंग में या डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में कोई असर नहीं आने वाला है। तो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक्स डोमेस्टिकली लिंक्ड है। तो फर्स्ट, यूएस की जो डेटा पॉइंट्स आती है, एक दिन कहती है रिसेशन जल्दी आएगा, एक दिन कहती है रिसेशन नहीं आएगा, कई कहती है स्लो रिसेशन होगा। तो ये सब बात से हटके है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक जो कहते हैं क्रेडिट एंड डिपॉजिट का फंक्शनिंग। तो मेरे लिए
जो भी करेक्शन बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है, ये अच्छे क्वालिटी बैंक को खरीदने का एक बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि आपने रिजल्ट सीजन में भी देखा बैंक्स ने कंसेंसस को आउट परफॉर्म किया, और आने वाले दिन में डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल का भरपूर फायदा उठाने वाली है बैंकिंग। सो मेरे लिए ब्लाइंड बैंकिंग में जो करेक्शन आता है, एक्यूमुलेट कीजिए, नंबर 1। आईटी में बात यह है कि अभी भी गुड क्वालिटी आईटी कंपनी जिनका रोबस्ट बिजनेस मॉडल है ट्रेडिशनल बेसिस पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये फिनटेक और नया इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो स्टार्टअप्स आ गए हैं, उधर उधर दिक्कत होती है, क्योंकि उधर एक तरफ फंडिंग का क्रंच है, दूसरी तरफ क्रिप्टो में जो एक्सपोजर लिया उसके कारण क्रंच है। तो आईटी में मैं कहूंगा एक अलग तरीके से देखना चाहिए। स्टैंडर्ड मॉडल जो है आईटी का, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, वो अभी भी सॉलिड है। रिसेशन के कारण थोड़ा गिर सकता है, और आईटी में जो दबाव आई थी वो थी कि क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत बढ़ गई थी, उसके कारण एक बैक टू नॉर्मल, एक बैक टू मीन का करेक्शन हो रहा है। तो अभी भी शायद और भी पेन थोड़ा होगा आईटी में, मगर लॉन्गर टर्म के लिए मैं आईटी एक सेफ सॉलिड सेक्टर समझता हूं, बारिंग ये नए नए फिनटेक या न्यू एरियाज पे जो जा रहे हैं, वहां पे शायद एक माहौल ठीक नहीं होगा। मगर सॉलिड रेगुलर आईटी कंपनीज में मैं कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक आप गुड क्वालिटी कंपनीज को अभी भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म तोड़कर व्यू लेकर। ईटीएफ लेना है तो वो बैंकिंग का, आईटी में नहीं। आईटी में कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जो फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, उनमें चाहे तो एक्यूमुलेशन ज्यादा से ज्यादा करिए। लेकिन दिखाइए जरा बाजार स्क्रीन पे वीरो।